हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास भूगोल के पहले पार्ट में संसाधन एवं विकास के प्रश्न, जो कि अभ्यास के प्रश्नों के अलावा हैं। हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वे संसाधन जो एक समय अंतराल पर पुनः प्राप्त हो जाए। भाई एक समय अंतराल है, 1 महीना या 2 महीना या 1 साल के बाद दोबारा मिल जाए, अर्थात कभी न समाप्त होने वाले, यानी कि एक बार मिल गए 6 महीने साल के बाद दोबारा मिल जाएंगे। जैसे कि वर्षा है, पानी है, हर साल आती है, वाले संसाधन को किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, उनको हम नवीकरण या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। नवीकरण जिसको हम नया बना सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। ये दोनों संसाधन किस प्रकार के संसाधन हैं? भाई पवन भी है, सौर ऊर्जा भी है, उनके संसाधन अपार हैं, यानी कि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पवनें भी बहुत ज्यादा चलती हैं। वो किस प्रकार के संसाधन है? एक नवीकरण तो है ही है, लेकिन साथ साथ में संभावी संसाधन भी है। इनकी संभावना बहुत ज्यादा, अभी प्रयोग कम हो रहा है इनका, लेकिन संभावना है कि आगे आने वाले समय में इनका प्रयोग कर ले। तो आपका आंसर हो जाएगा संभावी संसाधन। बाकी विकसित संसाधन इनको विकसित किया जा सकता है। जैव संसाधन जैविक तो है नहीं, व्यक्तिगत किसी एक आदमी के तो है नहीं, तो कौन से हैं? संभावी संसाधन है। उसके अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का विकास और उपयोग इनमें से किस पर निर्भर करता है? भाई संसाधन है, उनका विकास करना है या उनका उपयोग करना है, तो किस बात पर निर्भर करेगा? प्रौद्योगिकी। यानी कि अगर आपके पास मशीनें हैं, औजार हैं, तो ही आप संसाधनों का विकास कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास औजार या मशीनें नहीं है, आप जब तक उनका प्रयोग नहीं करोगे तब तक वो संसाधन काम नहीं आएंगे। तो संसाधन और विकास किस पर निर्भर करते हैं? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है मशीनों का प्रयोग करके या औजारों का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, यानी कि दोबारा उसको चक्कर में लाया जा सकता है? तो कोयले को एक बार जलाने के बाद नहीं आएगा प्रयोग में। पेट्रोलियम ये भी नहीं आएगा, प्राकृतिक गैस ये भी नहीं आएगा। लेकिन जो लोहा है ना, एक बार खराब हो गया, मान लो लोहे का डब्बा बनाया और वो टूट गया, तो उसको पिघलाकर नया डब्बा बना सकते हो। तो पुनः चक्रीय कौन सा संसाधन है? लोहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मृदा इनमें से कहाँ पाई जाता है? जलोढ़ मतलब जल के द्वारा बहाई गई मिट्टी से बिछा करके जो मृदा बनाई जाती है, तो वह कहाँ है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड? नहीं, यहाँ पे नदियां नहीं है, ज्यादा नदियां क्या है? उत्तर प्रदेश में। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ खनिज बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगला है धान या चावल। धान क्या होता है? जब पौधा होता है उसके अंदर छिलका होता है तो उसको धान कहते हैं, और छिलका हटाने के बाद उसको हम चावल भी कह सकते हैं। तो ये धान और चावल एक ही बात है। के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो उसके लिए जलोढ़ मिट्टी, जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो उत्तर भारत है, जैसे हम ये भारत की बात करें तो यहाँ पर ये जो मैदान है, ये इसको हम उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। तो इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है जलोढ़ मृदा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियां हिमालय से निकल के आती हैं और वो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि खादर, देखो 2 प्रकार की बोलते हैं, खादर और बांगर मिट्टी। खादर के बारे में इनमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? देखो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, बिल्कुल है। बांगर की अपेक्षा इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें चुनने का निक्षेप नहीं पाया जाता, ये भी बात सही है। तो तीनों बात जो है ना, इसके लिए उपयुक्त हैं कि खादर जलोढ़ नई प्रकार की जो अभी बनी है वो मिट्टी क्या है? खादर है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं। तो इस प्रकार बांगर की अपेक्षा खादर और बांगर एक ही शब्द है। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी जो है वो खादर के लिए जरूरी है। ये खादर की विशेषताएं भी कह सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फसल का युगम मतलब जोड़ा जिसे बोलते हो, एक साथ जलोढ़ मिट्टी में प्रमुखता से उपजाया जाता है, यानी कि इकट्ठे रूप में, यानी कि दोनों फसलें जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो धान और गन्ना जो है ना, वो युगम रूप में जलोढ़ मिट्टी के अंदर उगाई जा सकती हैं। धान तो जलोढ़ मिट्टी के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। अगला क्या है? लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरण है। लो एस्क की बात की, ध्यान रखना, लो एस्क जो जमीन से निकाला जाता है वो।
अगला क्वेश्चन क्या है, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। ये भी पहले भी आ चुके हैं और इसमें भी हैं, तो ये बार बार आ रहे हैं, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये पुनः पूर्ति योग्य है, इनको हम दोबारा से ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटा से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसाधन का 2 उदाहरण बताओ। संसाधन, कोई भी संसाधन जो मनुष्य अपने इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है अपने लाभ के लिए, या जिनसे हमें कुछ न कुछ आय प्राप्त हो, उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन। तो बहुत सारे संसाधन हैं, कोई 2 बताने, जल संसाधन, वन संसाधन, पशु संसाधन, इस प्रकार बहुत सारे संसाधन हैं, तो कोई 2 नाम बता दो। उसके बाद राजस्थान में 2 संभावित ऊर्जा संसाधन का नाम बताओ। तो संभावित, राजस्थान के अंदर एक तो पवनें चलती है और प्रकाश यानी कि गर्मी बहुत पड़ती है, और गर्मी में हम या सूर्य का प्रकाश बहुत आता है, तो हम सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो संभावित संभावनाएं बहुत ज़्यादा है वहाँ, कौन से की, एक तो पवन ऊर्जा की और एक सौर ऊर्जा की। उसके बाद अगला है कोयला किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो ये अनवीकरण है, यानी कि कोयला जो है एक बार जमीन में निकाल लिया, दोबारा करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो ये किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरण है। 2 पुनः चक्रीय संसाधनों का नाम बताओ। पुनः चक्र मतलब हम उसको बार बार बदल सकें, जैसे कि लोहा है, तांबा है, कोई भी धातु है, उसको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। एक बार कोई वस्तु बनाई, टूट गई, पिघला करके दोबारा बना लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जल, वन, वायु किस प्रकार का संसाधन है। जल है, वन है, वायु है, तो ये नवीकरण है, यानी कि जल जो है ना वो हर साल वर्षा से हमें प्राप्त होता रहता है। वन जो है हम पेड़ लगाते रहेंगे, वायु इस पृथ्वी पर बहती रहेगी, तो ये एक प्रकार के नवीकरण संसाधन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 2 विकसित संसाधनों के नाम बताओ। तो पेट्रोलियम और खनिज जो है विकसित संसाधन है, इनको विकसित रूप से प्रयोग किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले 2 राज्य बताओ, यानी कि जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो बार बार बताया उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि यहाँ नदियां बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल और पंजाब में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम बंगाल और पंजाब, तो यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी है, क्यों, यहाँ पे भी नदियां हैं। उसके बाद क्या है, पूर्वी तटीय डेल्टा, डेल्टा अभी बताया था, जो नदी के मुहाने पर पाया जाता है। डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वहां भी जलोढ़, क्योंकि वो भी नदियों के द्वारा बहाई गई है। उसके बाद झारखंड के अधिकांश भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। झारखंड जो है वहां पर लाल और पीली मिट्टी है, क्योंकि वहां खनिज ज्यादा है। उसके बाद है गन्ना, चावल और गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बार बार बताया जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार लिखो, तो बताया था खादर और बांगर। खादर और बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर या बांगर भी कहते हैं, बांगर। और खादर, जो नई जलोढ़ है उसको हम खादर कहते हैं। तो इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। उसके बाद कंकड़ और चूने की ग्रंथि जलोढ़ के किस मिट्टी में पाई जाती है, यानी कि कंकड़ हैं, चूने के पत्थर हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, बांगर में पाए जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बार बार आया भाई जलोढ़ मिट्टी। बांगर और खादर में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है, तो कौन सी है, खादर, बांगर नहीं है इतनी उपजाऊ। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि संसाधन किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये है ही प्रश्न ऐसा। संसाधन क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है वहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं जिनसे हमें हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, जैसे आप भोजन प्राप्त करते हैं अपने पेट भरने के लिए, या आने जाने के लिए साधनों का प्रयोग करते हैं, वो सब के सब क्या है, संसाधन जो हमारे लिए प्रयोग में आते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी मशीनों या यंत्रों का प्रयोग होता है जो आर्थिक रूप से तो संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी कि सब लोग उसको प्रयोग करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, वन है, पशु पक्षी, कुर्सी, टेबल, जितनी भी वस्तुएं हैं जो आप प्रयोग करते हैं वो सब के सब क्या है, संसाधन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवीकरण योग्य संसाधन क्या है। नवीकरण जो हम बार बार प्रयोग कर सकें, एक बार प्रयोग कर लिया दोबारा हमें कुछ समय अंतराल के बाद वापस मिल जाए, जैसे कि वर्षा का जल है हर साल मिलता रहेगा, तो नवीकरण। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकते, दोबारा पैदा किया जा सके, किसके द्वारा, या तो भौतिक रूप से प्रकृति के द्वारा या रासायनिक क्रिया करके
या आंतरिक क्रिया, उनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिया करके हमें प्राप्त हो जाए दोबारा से, उसे हम नवीकरण योग्य अथवा पुनः प्रतियोग्य संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, पेड़ है, पेड़ पौधे एक बार काट लिए, दोबारा लगा दो फिर बन जाएगा। सौर ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा मिलती रहेगी, एक बार प्रयोग कर ली, कल फिर सूर्य निकल आएगा। पवनें भी चलती रहती हैं। तो इस प्रकार हमको नवीकरण या पुनः प्रतियोग्य पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। अनवीकरण, जिसको हम एक बार प्रयोग कर लेना तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हम जल्दी से, बहुत लंबा समय लगता हो। वैसे संसाधन या ऐसे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे कि आपको पेट्रोलियम है, कोयला है, करोड़ों वर्ष लगते हैं एक बार बनने में, लंबा समय लगे, अंतराल होता है, अर्थात जिसे बनाने में लाखों या करोड़ों वर्ष लगते हैं और जिसकी मात्रा थोड़ी हो, सीमित मात्रा में हो, वैसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि खनिज है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम और कोयला इत्यादि क्या है, अनवीकरण संसाधन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि संभावी संसाधन क्या है। संभावी मतलब संभावना, हमारे पास संसाधन तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा, तो ये संभावना है कि कभी भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण देकर समझाएं। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में पाए तो जाते हैं परंतु इनका उपयोग बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा, कुछ ही उपयोग हो रहा है। जैसे कि राजस्थान में सूर्य का प्रकाश बहुत मिलता है लेकिन सोलर प्लेट बहुत कम है, अभी संभावना है बोर भी लगाने की, तो हमारे पास है तो सही लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे, थोड़े पैमाने पर कर रहे हैं। भविष्य में इनके उपयोग की अपार संभावनाएं हैं, उससे संभावित संसाधन कहते हैं। तो समझ में आया कि ऐसा जगह जहां पे वो संसाधन हैं लेकिन उनका प्रयोग थोड़ा हो रहा है, आने वाले समय में उनका प्रयोग और ज्यादा कर सकते हैं, इसकी संभावना है, उसको हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे पश्चिमी भारत मतलब राजस्थान, विशेषकर राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है परंतु उनका उपयोग जो है ना अनुपात में विकास नहीं हो रहा है, तो इसको हम संभावित संसाधन कहते हैं। तो इसको पॉज करके इसको देख लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विकसित संसाधन किसे हैं। नाम से जिन संसाधनों का विकास हो चुका उसे क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वे हो चुका, भाई हम इसको ऐसे प्रयोग कर सकते हैं और उनके उपयोग और गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी, भाई इनका ये उपयोग होगा, इतनी मात्रा है हमारे पास और इसके ये गुण हैं, विकसित संसाधन कहे जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। जैसे कोयला है, कोयला हमें पता है कहाँ मिलेगा, उस कोयले का क्या प्रयोग करना है। पेट्रोलियम है जिससे हम पेट्रोल डीजल आदि प्रयोग करते हैं। खनिज जैसे लोहा खनिज है, लोहे के खनिज हैं, बॉक्साइड है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, वो खनिज, ये सब के सब क्या है, विकसित संसाधन है। अगला है संचित कोष क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो भविष्य में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु फिलहाल सही तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहे, उसे संचित कोष का मतलब होता है भंडार, यानी कि उनको हम संचित करके, संचित यानी बचा करके रख सकते हैं, भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन जो भविष्य में मानव की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हम संचित कोष कह सकते हैं। जैसे महासागरों या बांधों में स्थित जल, वन इत्यादि क्या है, संचित संसाधन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पुनः चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं। पुनः चक्रीय यानी कि एक बार प्रयोग कर लिया फिर उसको दोबारा से हम, जैसे कि अभी बार बार प्रयोग बता रहा हूँ, जैसे कि लोहा का कोई हमने मान लो कोई उपकरण बनाया, जैसे बनाया कस्सी बनाई, कस्सी टूट गई तो उसको पिघला करके हम दोबारा से उसको कस्सी बना सकते हैं। या और भी है बहुत सारे, जैसे कि टिन का डब्बा है, टिन का डब्बा खत्म हो गया, खराब हो गया, उसको तोड़ करके हम दोबारा डब्बा बना सकते हैं, तो उसको कहेंगे पुनः चक्रीय। वैसे अनवीकरण संसाधन जिनके टूटने फूटने या खराब होने के बाद पुनः संशोधित करके दोबारा उसको ठीक करके या दोबारा पिघला करके ठीक करके नए संसाधन के रूप में बदलकर उपयोग में लाया जाता है, उसे हम पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे धातु है, लोहा है, तांबा है, टिन है, शीशा है, सोना है, तो उन तांबा है, टिन, शीशा, सोना, चांदी इत्यादि को हम अगर ये आभूषण वगैरह सोने के चांदी के बनाएंगे तो हम दोबारा पिघला करके उसको दोबारा आभूषण बना सकते हैं।
तो इनको हम कहेंगे पुनः चक्रीय संसाधन। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किन राज्यों में है। जलोढ़ का मतलब जल के द्वारा बहाई गई मिट्टी से बनाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब जल कौन बहा के ले आएगा? नदी कहाँ जहाँ होंगी वहाँ क्या मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। तो हमें पता है उत्तरी भारत के अंदर जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पंजाब है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं और ये नदियों के द्वारा यहाँ क्या बनाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तरी भारत जितना भी है लगभग वहाँ पे क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे क्या है कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात के संकरी पट्टी, यानी कि इनमें भी राजस्थान का कुछ हिस्सा, ज़्यादा नहीं, गुजरात का भी कुछ हिस्सा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। संकरी पट्टी मतलब थोड़ी सी जगह पर, तथा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान कौन सा है? जैसे ये है, ये जो क्षेत्र है उड़ीसा का है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं जलोढ़ का मतलब जहाँ से जल के द्वारा या नदियाँ जहाँ हैं वहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो बता दो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात के संकरी पट्टी और पूर्वी तटीय मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। उसके बाद क्या है? उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ? भाई उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, यहाँ पर इसको बोलते हैं उत्तरी मैदान। क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान। और ये बनाया किसने? ये नदियों ने बनाया है। किसने बनाया? नदियाँ ने ला करके यहाँ मिट्टी बिछाते गए और मैदान बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसमें क्या लिखा है कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र का मतलब है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। जो ब्रह्मपुत्र नदी है आसाम के अंदर, जो कि चाइना से होके तिब्बत से होके आती है, तंत्रों के द्वारा लाए गए मिट्टी से, यानी कि उनके द्वारा जो लाई गई मिट्टी है ना, उनसे क्या हुआ है? उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। इस कारण उत्तर भारत के मैदान को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नदियों के द्वारा मिट्टी बिछा करके जो मैदान बनाया भारत के उत्तरी क्षेत्र में, उसको हम उत्तरी मैदान कहते हैं। अगला, जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं बताओ। जलोढ़ मिट्टी की सबसे बड़ी एक विशेषता है, ये बहुत उपजाऊ है। यहाँ धान, गन्ना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सबसे बड़ी विशेषता है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है और धान, गेहूं, गन्ना, मक्का आदि प्रमुख फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में बोई जाती हैं। तीसरा, भारत में जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि गेहूं और धान से उनका भरण पोषण हो सकता है। तो इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी की ये 3 विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बांगर और खादर के बीच 4 अंतर स्पष्ट करो। अच्छा, बांगर और खादर क्या है? जो आपने सुना है अभी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। और जलोढ़ के 2 भाग है, एक तो होता है बांगर और एक होता है खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, उसको तो कहते हैं बांगर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी उसको कहते हैं खादर। यानी कि पुराने समय में कभी नदियाँ आई, उन्होंने मिट्टी बिछा दी, तो एक मैदान बन गया। है तो वो जलोढ़ मिट्टी, लेकिन पुराने समय की है, तो वो इतनी उपजाऊ नहीं है। एक तो खासियत यह है। और जो खादर है ना, वो नई मिट्टी है, यानी कि ये बड़ी उपजाऊ है। तो एक तो अंतर ये हो गया। और देखते हैं कि बांगर या बांगड़ नहीं बोलते, इसको बांगर बोलते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है और खादर क्या है? नई जलोढ़ मृदा है। दूसरा, हर वर्ष यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। बांगर है ना, पुराने समय के, हर साल बाढ़ का पानी नहीं आता, लेकिन यहाँ खादर में हर वर्ष पानी पहुँचता है बाढ़ का। तीसरी की विशेषता क्या है या अंतर क्या है? इसमें खादर की अपेक्षा मिट्टी के कण मोटे होते हैं। किसमें? बांगर में। और खादर में क्या होता, मिट्टी के महीन कण होते हैं, बारीक कण होते हैं, जिसके कारण वो उपजाऊ है। तीसरी, यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बांगर है ना, ये कम उपजाऊ है। किसकी बजाय? खादर की बजाय। और खादर जो है ना, वो अधिक उपजाऊ है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, कई बार आता है, तो इसको बड़ी ध्यान से देखना है। पोज करके इसको उतार ले। अगला क्वेश्चन है, अभी मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और बोर्ड एग्जाम में जल्दी जल्दी आपके लिए ये क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारे जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं, मैथ है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ?
ये पहले भी आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी मतलब मशीनों का प्रयोग, आर्थिक विकास मतलब धन बढ़ना। भाई सीधी सी बात है, तो आपके पास मशीन होगी ना तो ज़्यादा उत्पादन करोगे, और ज़्यादा उत्पादन करोगे तो संसाधन का उपयोग भी ज़्यादा करोगे। यानी कि मान लो आपने कोई मशीन लगाई, क्या लगाई कि भाई आपने कपड़ा बनाना है, सूती कपड़ा, और आपके पास अच्छी मशीन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कपास मंगाओगे। ज़्यादा कपास का मतलब ज़्यादा प्रयोग किया गया संसाधन का। इसी प्रकार आपके पास पैसा ज़्यादा है तो भाई नई नई शर्ट खरीद के लाओगे, जूते खरीद के लाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे। तो खरीदोगे तो कहोगे फैक्ट्रियों को ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, संसाधनों का प्रयोग उनको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, संसाधनों का उपयोग सांस्कृतिक विरासत जैसे मनुष्य के ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी मतलब मशीनें विकास के कारण अधिक आर्थिक विकास संभव हुआ। यानी कि जैसे जैसे मशीनें आई, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया, जिससे संसाधनों का उपभोग बढ़ा। यदि कोई क्षेत्र संसाधनों में धनी है, यानी कि जहाँ पे संसाधन ज़्यादा है लेकिन वहाँ प्रौद्योगिकी विकास नहीं है, मशीनें नहीं है, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप है, संसाधन बहुत हैं लेकिन मशीनें नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है उनके पास, हुआ तो इन उपलब्ध संसाधनों का उपभोग संभव नहीं है, तो इसीलिए वहाँ लोग भी कमजोर हैं, गरीब हैं। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का भूगर्भ से निकालना संभव हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ी, आर्थिक विकास बढ़ा, वैसे वैसे संसाधनों का प्रयोग बढ़ा। उसके बाद आगे भी है इसी का, आदिम व्यवस्था में, आदिम मतलब शुरुआत में मनुष्य वनस्पति थी, पेड़ पौधे, पशुओं पर ही निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने उन्नति और उसमें नई नवीन तकनीकी इस्तेमाल की, प्रौद्योगिकी पर बल दिया, यानी कि औजार बनाना शुरू किया, पर प्रकृति के रहस्यों को पता लगाया कि कैसे कैसे हम जमीन से खोद करके हम खनिज निकाल सकते हैं, पहले नहीं पता था। और कल की प्राकृतिक संपदा को आज के संसाधनों में बदल दिया, यानी आने वाले समय में जो संपदा है उसको संसाधन बना दिया। मनुष्य द्वारा संसाधनों का प्रयोग उनके प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है कि जितना संसाधन ज़्यादा प्रयोग है, इसके मतलब है उसके पास तकनीकी ज्ञान या प्रौद्योगिकी या मशीनें बहुत अच्छी अच्छी हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम का प्रयोग, यानी कि कोयला और पेट्रोल है, अगर आपके पास औजार नहीं, तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पेट्रोलियम है, यहाँ कोयला निकलेगा। आर्थिक विकास स्तर पर तब तक नहीं हो पाया जब तक भाप का इंजन और अंतर्दहन इंजन का आविष्कार नहीं हुआ। यानी कि भाप का इंजन बनाया या अंतर्दहन मतलब जैसे आपकी मोटर गाड़ियां वो, उसको हम अंतर्दहन इंजन कहते हैं, उनका आविष्कार नहीं होना तब तक हमें पेट्रोलियम और कोयले का कोई मतलब ही नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की 3 प्रमुख विशेषता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई पूर्वी तट क्या है, ये जो हमारा तट है इसको पूर्वी तट बोलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में नदियाँ हैं, और नदियाँ जहाँ होती हैं वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की विशेषता आपको पता ही है कि वो क्या है, उपजाऊ है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पूर्वी नदी के डेल्टाओं में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट उपजाऊ है, दूसरी धान गेहूं गन्ना होता है, और तीसरी वहां जनसंख्या ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। समाप्यता के अंदर जो समाप्त हो जाएंगे, खत्म होने वाले हैं, उन संसाधनों का वर्गीकरण करो। भाई खत्म हो जाएंगे, तो इस प्रकार समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा है, यानी एक तो समाप्त हो जाएंगे, एक समाप्त नहीं होंगे। तो समाप्य असमाप्य भी बोल सकते हो, और खत्म हो जाएंगे इसका मतलब अनवीकरण भी बोल सकते हो, उसको नया नहीं बना सकते। और समाप्त नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे, असमाप्य को क्या बोलेंगे, नवीकरण भी बोल सकते हो। यानी कि हम खत्म नहीं होंगे भाई, बार बार हम उसको नया नया करते जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा वर्षा है, वर्षा हर साल आती रहेगी। तो इस प्रकार समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा है, नवीकरण योग्य संसाधन या अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण को हम असमाप्य भी बोल सकते हैं, असमाप्य, और अनवीकरण को हम समाप्य भी बोल सकते हैं, समाप्य भी बोल सकते हैं। इस प्रकार आगे है भाई
अब इसका वर्गीकरण कर सकते हो आप, नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य भी कह सकते हैं इसको। इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, बार बार प्रयोग किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, अथवा एक समय अंतराल पर हमें पुनः मिल जाए, उसे नवीकरण योग्य, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, वन्य प्राणी, मिट्टी, मानव, ये सब बार बार पैदा होते रहेंगे। इन संसाधनों को सतत मानी एक समान या प्रवाह, सतत मानी लगातार, और जैव के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे सतत कौन से हैं? पवन लगातार बहती रहेगी। सौर, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य का जो प्रकाश है वो सतत रहेगा, प्रवाह रहेगा। जल बहता रहेगा। जैव, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, ये सब भी क्या है? जैव है। और इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अब अनवीकरण को देखते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है? इन संसाधनों का विकास अथवा निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल, यानी कि लाखों समय में कोई संसाधन बनता है। जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, काफी समय लगता है, करोड़ों साल, लाखों या करोड़ों साल में जो पैदा होते हैं। जैसे कि खनिज हैं, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम और डीजल, इसी प्रकार के संसाधन हैं। किस प्रकार के हैं? अनवीकरण। इनमें से कुछ ऐसे संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय हैं, जैसे धातुएं हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। और कुछ ऐसे संसाधन हैं जैसे कि जीवाश्म, ये क्या है? इनको हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते। यानी कि एक बार प्रयोग कर लिया ना, कोयला जला दिया, खत्म। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो प्राकृतिक गैस, अचक्रीय हैं। तो ये संसाधन एक बार प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को लिखें। विकास के स्तर के आधार पर, जैसे जैसे उसके अंदर विकास हुआ है, तो विकास के स्तर के आधार पर 4 प्रकार के संसाधनों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन। क्या है संभावी? मतलब संभावना, यानी कि हमारे पास वो संसाधन तो हैं लेकिन हमें उसका प्रयोग नहीं हो रहा, आने वाले समय में प्रयोग कर लेंगे, संभावनाएं हैं उनकी। तो वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं परंतु इनका उपयोग बड़े स्तर पर नहीं हो रहा, भविष्य में इसका उपयोग होने की संभावनाएं हैं, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। और यह विकास के स्तर पर आधार पर एक वर्ग है। जैसे कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। उसके बाद अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, यानी कि जांच पड़ताल हो चुकी है कि ये कहाँ मिलेंगे, कितनी मात्रा में मिलेंगे, कैसे उनका उपयोग होगा, और उनके उपयोग और गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहे जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि। अगला जो है इसके आधार पर, विकास के आधार पर जो संसाधन है, वो अगला कौन सा पार्ट है? भंडार या संचित कोष। यानी कि हमारे पास भंडार है, उनका कोष है हमारे पास। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो भविष्य में मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं परंतु फिलहाल सही तकनीक के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो रहा है, उसे भंडार या संचित, यानी कि आपके पास कोई भंडार है और आप उसका उपयोग नहीं कर रहे, आने वाले सालों में उसका उपयोग करने वाले हो, तो उसको हम भंडार या संचित कोष भी कहते हैं। जैसे जल है, वन है इत्यादि। उसके बाद अगला है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये क्या था? विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार थे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और आपको बोर्ड एग्जाम की सभी पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।